बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दे दिया है। फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। 9 मई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच वो इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस इरफान सादत, 6 ऑनरेबल जजेस ने ये फैसला सुना दिया है कि जो फौजी अदालतें हैं वो 9 मई से मुतल्लिक महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त लें। और अब वो जिस तरह भी वो 9 मई के जो वाक़यात थे वो जिस तरह भी हुए सर, अब 9 मई से मुतल्लिक फौजी अदालतों को मशरूत इजाज़त दे दी गई है कि वो फैसले सुना दें। देखें ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये 9 मई के बाद आपको पता है कि ये जो तमाम मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ़्तार किया गया, उनका ट्रायल हुआ, उनको पेश किया गया एंटी टेररिज्म कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया। उसके बाद फौजी अदालतों का क़याम, और फिर हमारे जो उमर अता बंदयाल साहब थे, ग्रेट सासुमा वाले जज, उन्होंने किस तरह से वो एक इस पर एक हुक्म इम्तना दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया कि जी फौजी अदालतें जो हैं वो काम नहीं कर सकती हैं। वो एजाजुल हसन साहब को बिठाकर, आइंस्टाइन साहब को बिठाकर वो फैसला दिलवाया गया और कहा गया कि जी फौजी अदालतें काम नहीं कर सकती। और इस पर एक पटिशनर हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब। देखें, मैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इंटेग्रिटी वाले जज और बड़े ऑनेस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनेस्ट जज रहे। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा वो इसमें पटिशनर थे कि वो जो फौजी अदालतें हैं उनको काम करने से रोका जाए। देखिए, उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी गुजारी बतौर जज। उन्होंने सारी ज़िंदगी बगैर किसी इल्ज़ाम, किसी करप्शन के बगैर गुजारी। कोई उनके ऊपर जो है ना कोई मिसकॉन्डक्ट का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। उनके मुखालफिन, यहाँ तक उनके मुखालफिन ये बात करते हैं कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो पाकिस्तान में आइन और कानून की एक बड़ी तवाना आवाज़ समझे जाते हैं। लेकिन जस्टिस जवाद एस ख्वाजा चूँकि इसमें एक पटिशनर थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी कि फ़ौजी अदालतों को काम करने से रोका जाए। इस पर बहुत से जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो आइन और कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो गलत है। सर देखें, जब मिलिट्री कोर्ट्स पहले बनी थी, जब दहशत गर्दों से मुतल्लिक फ़ैसले हुए थे, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी बनी थी, उस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स ने काम किया। तो मिलिट्री कोर्ट्स की जो सानवी हैसियत है उसको तो सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर चुकी है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो अपने दायरा कार में रहकर काम कर सकते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 9 मई से मुतल्लिक कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके जो आगे जो उनके फैसले हैं वो फौजी अदालतें करें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया फैसला कि महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है 9 मई से मुतल्लिक। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों की सानवी हैसियत को तस्लीम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तो मान रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसमें भी आपको पता है कि वो बेंच बना था जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में। और वो जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब का फैसला था कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो गलत है, उसका क़याम गलत है और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो सिविलियंस का ट्रायल करे, तो उस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में उड़ा दिया गया था। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया और बहुत से लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, हुक्म इम्तना दिया था, वो कब ख़त्म होगा। तो सर सारा कुछ तो आपके सामने आ गया। अब 9 मई के जो मुल्ज़मान थे, कभी उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाता था, तो पेश करने के बाद उधर से फ़ैसला आ जाता था कि जी ये हुक्म इम्तना दे दिया है। फिर उसके बाद क्या होता था कि जी एक नई दरख्वास्त आ जाती थी। अब वो सारा रोला ख़त्म हो गया। अब जो है ना फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, ट्रायल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, मुल्ज़मान जो हैं उनको सज़ाएं होंगी, नहीं हो सकेंगी, ये सब सवालात ख़त्म हो गए हैं। अब फौजी अदालतें सुनाएंगी फ़ैसला। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 20 ऐसे मुल्ज़मान जिनकी 1 साल से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनको 1 साल से कम सज़ा हो सकती है। देखें, अब हर किसी ने जो भी जुर्म किया है, मैं उसके बारे में मैं तो नहीं जानता कि किसने क्या किया है, लेकिन हर मुल्ज़म का जो है ना वो एक डिफरेंट
उसका हर मुलज़म का एक डिफरेंट वो है, वो आप क्या कहते हैं यार उसको, हर मुलज़म जो है ना उसने डिफरेंट किस्म की सज़ा भुगतनी है। हर बंदे का, अब ये नहीं मैं कह सकता कि हर बंदे को एक ही तर्ज के ऊपर सज़ा मिलेगी। जिसने जो जुर्म किया, जितना संगीन जुर्म किया होगा उसको उतनी संगीन सज़ा होगी, ठीक है। अब इसमें 20 ऐसे मुलजमान हैं जिनको 1 साल से कम सज़ा हो सकती है। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि जी इनके ईद से पहले ज़मानत के इम्कानात मौजूद हैं। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक दिन ये खबर मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर कि कुछ ऐसे मुलजमान हैं जिनकी ज़मानत हो चुकी थी और ज़मानत होने के बाद उनको दोबारा हिरासत में ले लिया गया, ठीक है। अब ऐसे 20 मुलजमान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी जिनका जुर्म जो है ना वो इतना संगीन नहीं है, लेकिन उनको सज़ा चूँकि 1 साल से कम होगी, और कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ को 7-7 साल, कुछ को उम्र कैद, कुछ को कैपिटल पनिशमेंट, कुछ को कैपिटल पनिशमेंट। अब कैपिटल पनिशमेंट बड़ी संगीन सज़ा है और जिसके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात लगी होंगी, दहशतगर्दी की जो संगीन दफ़ात लगी होंगी कि जी इसने रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगला या रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को इश्तियाल दिलाया, इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की, डंडे पकड़कर ISI के दफ्तर पर हमला किया या कोर कमांडर हाउस पर हमला किया या कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ की, तो सर फिर वो तो फिर कैपिटल पनिशमेंट के ज़ुमरे में आएंगे, तो उनको तो कैपिटल पनिशमेंट होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ना सर, ये फैसला लागू होना है, इम्प्लीमेंट होना है। और अगर ये बात की जाए कि जो 20 ऐसे मुलजमान हैं उनको 1 साल से कम सज़ा होगी, तो फिर ये कानून जो है वो सबके ऊपर लागू होगा। फिर ज़मानतें तो उनको भी मिलेंगी जिनके बारे में बात की जा रही है। फिर वो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो फिर सब जो हैं वो ज़मानत के हकदार हैं। बात तो वैसे ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर होता ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ़ौजी अदालतें जो हैं उनका जो एक तरीक़ाकार होगा वो यही होगा कि जिस तरह हमारी आम अदालतें सज़ाएं देती हैं इसी तरह वो भी ट्रायल होगा उधर फ़ौजी अदालतों में। फ़ौजी अदालतों ने तो अपने फ़ैसले देने हैं और फ़ौजी अदालतों में इस वक्त जो है, अगर ये कहा जाए कि जी फ़ौजी अदालतें बहुत सख्त फ़ैसले देंगी और हो सकता है कि पता नहीं क्या यार क्या फ़ैसले आएंगे। और देखें ये सब कुछ जो है ये आर्मी चीफ की मर्ज़ी से, उनकी मंशा से मशरूत होगा। आर्मी चीफ चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह हैं और उस इदारे के सरबराह की हैसियत से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, वो अपना काम करेंगे, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे। इसी तरह ये मैं आपको चीज़ बता दूँ कि देखें ये जो 9 में हुआ था ये एक दरअसल बड़ा संगीन जुर्म था और रियासत को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए इमरान खान ने ये सारा कुछ करवाया। और ये सर लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी? देखें ये बहुत से लोगों को लगता है कि ये लड़ाई जो है वो इमरान खान की तब शुरू हुई जब वो फ़ौज का बजट आया और वो बजट आने के बाद वो जनरल बाजवा और वो जो बाकी नीचे के लोग थे, जो कमांड के लोग थे, कोर कमांड के लोग थे, ब्रिगेडियर थे, जनरल थे, वो इमरान खान से नाराज़ हो गए और वो बजट इमरान खान ने फ़ौज को नहीं दिया। देखें ये लड़ाई असल में शुरू हुई थी रूडा स्कैंडल से। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो केसेस थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो स्कैंडल्स थे उधर से शुरू हुई। उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई इमरान खान की और बाजवा की, वो जो साबर मिट्ठू साहब थे जिनके खिलाफ FIA ने इंक्वायरी भी स्टार्ट की थी। और साबर मिट्ठू लाहौर में मुनी रोड पर कबाड़िया का काम किया करते थे और जनरल बाजवा के वो समधी थे। अब वो जनरल बाजवा के जो समधी थे साबर मिट्ठू, उनका आपको पता है कि वो हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक जो उनका स्कैंडल आया था और उसके ऊपर फिर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान वो लड़ाई शुरू हुई और वो इख्तलाफात स्टार्ट हो गए। और फिर इमरान खान ने तो ये तक कह दिया था जनरल बाजवा को कि मैं आपको आगे आर्मी चीफ के तौर पर देखने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता, सॉरी टू से, कि आप आगे बतौर आर्मी चीफ आगे मज़ीद सर्वाइव करें या आप आगे मज़ीद सर्व करें। मैं तो चाहता हूँ कि जी जनरल फैज़ हमीद जो है वो मेरा फेवरेट है और मैं उसको आर्मी चीफ लगाऊँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाऊँ और मैं उसको बनाना चाहता हूँ। तो इमरान खान तो सर शुरू दिन से इस बात की लत में पड़े हुए थे और उनको पता था कि वो जो अगला उनका 10 साला मनसूबा था वो इसी बात के ऊपर कायम था कि जब असेंबली टूटेगी, उन्होंने असेंबली भी इसी बुनियाद पर तोड़ी थी ना कि अदम तमाद जमा होने के बाद उन्होंने सोचा कि जी आखिरी अरबा यही है कि असेंबली तोड़ दूँ। असेंबली तोड़ के सारा सिस्टम साथ बैठा, इलेक्शंस हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर वज़ीर आज़म बनूंगा और उसके बाद जनरल फैज़ को पकड़ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दूंगा। असल मकसद तो ये था उनका। उस मकसद के हसूल में वो नाकाम रहे
और उनको पता चला कि जब तहरीक में तमाद जमा हो जाती है, कैसा मुल्क का वज़ीर आज़म था सर कि वो इतना लाइलम था और वो इतना ही वो मतलब समझ लें कि इतना लाइलम शख्स निकला कि उसको ये नहीं पता कि जब अदम एतमाद जमा हो जाए तो उस पर फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो मूव है उसके ऊपर वोटिंग होती है। अदम एतमाद से पहले आप असम्बली तोड़ें तो आपके पास जवाज़ है, आप असम्बली तोड़ सकते हैं। तो इमरान खान ने जी वो अदम एतमाद जो है उस वक्त देखा कि जी मैं तो हर तरफ से फंसा हुआ हूँ, तो उन्होंने असम्बली तोड़ दी और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जी अदम एतमाद के बाद जो है वो असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। ये कानून में इसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है, मिसाल मौजूद नहीं है। उस पर वोटिंग हुई, इमरान खान साहब फारग हो गए। प्रोजेक्ट इमरानिया तो वहाँ से सर डिस्ट्रॉय हुआ, वहाँ से तबाह होना शुरू हुआ। वरना अगर इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ते तो अगले 10 साल के अगले 20 साल इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत करनी थी। और उनका जो अगला 10 साल मनसूबा था वो इसी बात के ऊपर कायम था कि हम अपने बंदे लगाएंगे, मर्जी के बंदे। जिस तरह वो बाजवा साहब ने खुद इस बात का इतराफ़ किया शाहिद मैतला साहब को इंटरव्यू देते हुए, वो हमारे सीनियर साफ़ी उस्ताद मोहतरम, उनको इंटरव्यू देते हुए जनरल बाजवा ने कहा कि यार इमरान खान को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि ये हमारा डमी था, हमें कबूल था। क्योंकि आपको याद है ना कि जो जनरल शुजा पाशा थे, जो साबिक DGISI थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो किया था सबको याद है कि जिस तरह भी किया उन्होंने खुले अल्फाज में एक जगह पर बैठकर इस बात का इतराफ़ किया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि सर हमें तीसरा ऑप्शन चाहिए मुतबादल, और वो इमरान खान था। इमरान खान को लाने वाले हम थे। आपको याद है कि 2011 में जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ था, उस जलसे को लॉन्च करवाने में भी उन लोगों का रोल था जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और जनरल शुजा पाशा खुद कहते हैं कि इमरान खान हमारी चॉइस था, और उस वक्त DGISI थे वो, और उससे पहले वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल इशफाक परवेज़ कैनी साहब थे, तो उन्होंने तो खुद ये बातें की हुई हैं। तो सर इमरान खान साहब जो है 9 मई ये जिस तरह भी हुआ, वही फ़ौज जो उनको लेकर आई थी, वही इस्टेब्लिशमेंट जिसका वो हाथ पकड़कर बाजू पकड़कर जिस इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर वो इक़्तिदार की कुर्सी पर मुसल्लत हुए थे, उसी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लेने के बाद उनका जो इख्तिताम है सर वो 9 मई के फैसलों पर होना है। इसका इख्तिताम इमरान खान के ऊपर होना है और बड़ा भयानक होना है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये जितने मुल्ज़मान हैं 9 मई के, उनको फ़ैसलों के मुताबिक सज़ाएँ होनी है। फ़ौजी अदालतों को मशरूत फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दी गई है। फ़ौजी अदालतें फ़ैसले सुनाएंगी और सर इसका इख्तिताम इमरान खान के ऊपर है, इसका इख्तिताम मियां असलम इकबाल के ऊपर है, इसका इख्तिताम अली अमीन गंडापुर के ऊपर है, इसका इख्तिताम मुराद सईद के ऊपर है, इसका इख्तिताम हलीम आदल शेख के ऊपर है। और भी बहुत से लोग हैं तहरीक इंसाफ के। मियां असलम इकबाल साहब ने तो अभी तक बतौर रुकने असम्बली हलफ नहीं उठाया, और वो अब तक झूठ बोलते रहे कि जी मैं 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं हूँ। उनकी सर मुकायदा तौर पर CCTV पड़ी हुई है और फ़ौज के पास पड़ी हुई है, पाकिस्तान के इदारों के पास पड़ी हुई है, सबके पास मौजूद है, और सबको पता है कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। सबको पता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुराद सईद साहब इन्वॉल्व हैं, हलीम आदल शेख इन्वॉल्व है, अली अमीन गंडापुर इन्वॉल्व है, उमर सरफराज चीमा इन्वॉल्व है, मियाँ महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, एजाज चौधरी साहब इन्वॉल्व हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि वो रियासत को ब्लैकमेल करके अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा, अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगा, तो सर सॉरी टू से, चाहे वो इमरान खान है या कोई भी है, चाहे वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे करेगा उसको संगीन सज़ा होनी है। और आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हुआ उस पर माफ़ी कोई नहीं है सर, इदारा माफ़ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब जो है ना, ये हर आए दिन ये अपने कारकुनों के अंदर जो इश्तियाल अंगेज़ी पैदा कर रहे हैं, और PTI सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो जिस तरह से ट्रोल्स कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, ये FIA, साइबर क्राइम, ISI सबको पता है कि क्या हो रहा है। वो ट्विटर क्यों बंद किया गया, इसलिए सर सबको पता है कि ये प्रोपेगेंडा सेल कौन था। ये अब तक इमरान खान साहब अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, उनकी माफ़ी इस सिस्टम के अंदर नाकाबिले कबूल है, उनको ये सिस्टम माफ़ नहीं करेगा। 9 मई से मुतल्लिक फ़ैसले जो होने हैं उसका इख्तिताम इमरान खान के ऊपर होना है। सर ये लिख लें, इमरान खान साहब सज़ा से नहीं बच सकते और वो सज़ा के हकदार हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।